ओके। सो हमने क्या किया था, हमने कुछ क्लासिफिकेशन की थी जिसमें हमने देखा था स्टैटिक डायनामिक सिस्टम कौन से होते हैं, कॉजल नॉन कॉजल होते हैं, इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल कौन से होते हैं, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, लीनियर नॉन लीनियर, कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, एंड स्टेबल एंड अनस्टेबल। ठीक है, ये लास्ट वाले 3 हमने नहीं किए थे। इससे ऊपर वाले जो स्टैटिक कॉजल इन्वर्टिबल एंड टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट जो है वो हमने किया था। ठीक है, स्टैटिक सिंपल वो होता है जिसमें मेमोरी नहीं होती, और जो डायनामिक होता है उसका मतलब है कि मेमोरी होती है। ठीक है, अगर आपके पास जीरो है मेमोरी तो इसका मतलब स्टैटिक होगा या मेमोरी लेस होगा। अगर कोई फाइनाइट मेमोरी है, 2-3 उसके अंदर जो है वो डिले है, या उसके अंदर जो है कुछ टाइम के लिए मेमोरी अगर है तो उसको हम फाइनाइट कहते हैं। अगर उसके अंदर इनफाइनाइट मेमोरी है या इनफाइनाइट टाइम तक हम रख सकते हैं तो हम उसे इनफाइनाइट मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टैटिक के लिए हमने कहा था कि जो भी आया इनपुट के ऊपर वो एज इट इज आउटपुट बन गया, बीच में कोई डिले नहीं है, कोई मेमोरी नजर नहीं आ रही, कोई एडवांसमेंट नहीं है, कोई पास टाइम नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज स्टैटिक। अगर हमारे पास डायनामिक होगा तो डायनामिक का मतलब कि कोई ना कोई यहाँ डिले लगा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ डिले होगा या एडवांस वैल्यू होगी। तो अगर एडवांस या डिले आपके पास आ गया है तो उसका मतलब कि अब ये कुछ 3 डिले के बाद जो है वो वैल्यू को आगे पास करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसने अपने पास स्टोर किया हुआ है तभी आगे पास कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, डायनामिक या विद मेमोरी। इसी तरह एग्जाम्पल्स थी ये वाली बताएंगे। नेक्स्ट हमने कॉजल नॉन कॉजल की बात की थी। अगर कोई सिस्टम ऐसा है जो प्रेजेंट एंड पास्ट के ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है तो हम उसे कॉजल कहते हैं, और अगर फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दे, जैसे कि 3 कॉम्बिनेशन बताए थे, प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर, या प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर की बात करेगा तो वो क्या होगा, नॉन कॉजल सिस्टम कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ग्राफिकली भी बताने की कोशिश की थी कि रेड कलर का मतलब ये है कि कॉजल सिस्टम होगा, और जो येलो कलर अगर ऐड हो जाए रेड कलर के अंदर तो उसका मतलब कि नॉन कॉजल सिस्टम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी एग्जाम्पल्स देके बताएंगे बकायदा। नेक्स्ट हमारे पास ये था कि ये उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल कौन से सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल ये H1 X, ये 2 बॉक्स लगे हुए हैं, हमने X1 भेजा पहले बॉक्स में, पहले बॉक्स का जो भी आउटपुट आएगा वो दूसरे बॉक्स में जाएगा, और उसका आउटपुट जो है वो आपके पास फाइनल आउटपुट होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, ऐसा आउटपुट एंड में आए जो इनपुट जैसा ही हो, मतलब इनपुट ही हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को इन्वर्टिबल कहते हैं, और बाकी सारे सिस्टम को हम नॉन इन्वर्टिबल कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे H1 है, H1 को जब हम आगे पास किया, इसका जो भी आउटपुट आया वो इसका रिवर्स कर दे। ठीक है, और हमें आउटपुट के ऊपर वही एक्स ऑफ पी या एक्स ऑफ एन मिले जो हमने इनपुट पे भेजा। ठीक है, जैसे आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो जो मैं भेज रही हूँ वो एज इट इज आपको रिसीव हो रहा है। इसके लिए फिर यहाँ पर एग्जाम्पल्स हमने देखी थी। अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक्स ऑफ पी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका रिवर्स हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, हमें वही एक्स मिलेगा। अगर हम मल्टीप्लाई कोई चीज कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो इस तरह की चीज को जैसे इनकोड और डिकोड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, हमारे पास कौन सा सिस्टम है, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल। अच्छा, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट के अंदर हमने जो है वो ये देखा था कि कोई एक सिस्टम जिसके ऊपर हम डिले अप्लाई करें या सिस्टम का ऑपरेशन अप्लाई करें, और वो सिस्टम जो है वो टाइम के साथ साथ अगर चेंज हो रहा है तो हम उसे टाइम वेरिएंट कहते हैं, अगर नहीं होता तो टाइम इनवेरिएंट कहते हैं। इसके लिए 2 स्टेप होते हैं, हम इनपुट पे खड़े होकर सिस्टम के अंदर चेंजेस करते हैं, और फिर आउटपुट के ऊपर खड़े होकर सिस्टम के अंदर चेंजेस करते हैं। ठीक है, हम क्योंकि सिस्टम को वेरीफाई कर रहे हैं इसलिए जो सिस्टम के अंदर से आउटपुट जा चुका है हम उसी को जो है वो क्या करेंगे, या जो सिस्टम आउटपुट देगा हम उसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी फ्यूचर वैल्यू के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिस्टम फॉर एग्जाम्पल 0 के ऊपर कोई आउटपुट दे रहा है तो जो बाहर निकल गया वो अब उसकी पास्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम इसलिए डिले अप्लाई कर रहे हैं। तो डिले अप्लाई किया हमने, 2 कंडीशन हमारे पास है, पहला यहाँ पर 2 हमारे पास स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि इनपुट पर खड़े होके, और दूसरा स्टेप ये है कि आउटपुट पे खड़े होके हम देखते हैं कि हमने एक जैसा ही ऑपरेशन अप्लाई किया है तो क्या दोनों ऑपरेशन पे अप्लाई करने के बाद सिस्टम हमें वही आउटपुट दे रहा है या नहीं। अगर वही दे रहा है तो टाइम इनवेरिएंट हो जाएगा, और अगर डिफरेंट आ रहा है तो उसका मतलब कि वो चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है,
ये एक मैंने आपको बताया था कि अगर हम इनपुट पे चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट को n डी लिखते हैं या n k लिखते हैं अगर डिस्क्रीट है तो, और अगर आउटपुट पे खड़े होकर करते हैं तो n t इन कंटिन्यूअस और n टी इन कंटिन्यूअस एंड n t नॉट इन, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर हम इनपुट पे खड़े होकर कर रहे हैं तो n t कंटिन्यूअस के लिए और n कॉमा, हेलो आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी टीचर आ रही है। हाँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक जैसी चीजें बोले जा रही हूँ। मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इस फिगर में इसमें हमने ये कहा था कि अगर मेरे पास जो है वो इनपुट के ऊपर चेंज करना है और डिस्क्रीट सिस्टम है, डिस्क्रीट अगर सिस्टम है तो n k होगा, ठीक है, और आउटपुट पर अगर करेंगे तो n k होगा। ये डिस्क्रीट सिस्टम के अंदर हम k बोलेंगे जो हम डिले करेंगे। अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो यहाँ t इनपुट पे चेंज कर रहे हैं तो t नॉट होगा, और अगर आउटपुट पे चेंज कर रहे हैं तो t नॉट होगा, ठीक है। तो ये हम इस तरह से चेंजेस करते हैं। हमने इसको आगे यहाँ इसकी डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद हमने इसको अप्लाई करके देखा था बकायदा कि ये जो है रेड कलर वाला ये जो बॉक्स है ये रेड कलर वाला सिस्टम को डिफाइन कर रहा था, ब्लैक कलर वाला जो स्टेप है ये इनपुट पे ऊपर चेंजेस डिफाइन कर रहा था, और जो पर्पल कलर में है ये आउटपुट की चेंजेस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। फिर नीचे हमने ये बकायदा स्टेटमेंट लिखी कि अगर ये दोनों के राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड अगर एक जैसे नहीं है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, यहाँ मैंने ऊपर लिख दिया, वहाँ यहाँ पे इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। इसी तरह फिर हमने एक फोल्डर सिस्टम के ऊपर अप्लाई करके देखा था। हमने देखा कि ये आउटपुट एक जैसे नहीं आ रहे तो ये टाइम वेरिएंट हो जाएगा। इसी तरह फिर हमने एक ये इसको हमने इसी फोल्डर, सॉरी ये मल्टीप्लायर था और ये फोल्डर था। फोल्डर हमारे पास क्या है, टाइम वेरिएंट है, और ये हमारे पास क्या था, इसी की ग्राफिकल से हमने देखी थी ब्लॉक डायग्राम के अंदर, तो उसको मैंने मजीद थोड़ा आपके लिए एक्सप्लेन और कर दिया था, और फिर यही चीज मैंने अपलोड की है वहाँ पे लेक्चर। इसी तरह हमने नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लायर सिग्नल देखा था कि अगर एक सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिस्टम स्टिल क्या है, टाइम वेरिएंट है, ठीक है, एक जैसा आउटपुट नहीं आ रहा। तो ये हमने लास्ट क्लास में जो है वो किया था, बकायदा मैंने इनके कलर चेंज कर दिए थे स्टेप वाइज, ताकि आप जब इसको खोलें तो आपको आसानी से ये चीज समझ आ जाए, ठीक है। तो ये अब याद रखिएगा कि जो सिस्टम हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है, टाइम वेरिएंट है। अगर कोई फोल्डिंग हो रही है सिस्टम के अंदर, टाइम रिवर्सल हो रहा है, तो वो भी हमारे पास क्या है, टाइम वेरिएंट है, ठीक है। और अगर कोई सिग्नल सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है एक सिग्नल इनपुट के साथ, जैसे ये कोसाइन मल्टीप्लाई हो रहा है, स्टिल दिस इज टाइम वेरिएंट, ठीक है। तो ये आप जब आगे इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो उसमें आपसे इसी तरह के सवाल पूछते हैं कि आप ये बताइए कि सिस्टम जो है आपके पास अगर टाइम रिवर्सल है तो वो आपके पास जो है वो टाइम वेरिएंट होगा या टाइम इनवेरिएंट होगा, ठीक है। तो आपको वहां बैठ के उसकी मैथमेटिक्स नहीं करनी है, आप तो उनको बताएंगे कि फिर में आपसे जो उन्होंने पूछा है वो उसका जवाब आप उनको दें, और फिर अगर कोई डिटेल पूछते हैं फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम इनपुट के और आउटपुट के ऊपर खड़े होकर जब इसको देख रहे हैं तो देन इट मीन्स के अच्छा ये मेरी स्लाइड जो है वो गलत शेयर हो गई है, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, और आज की क्लास जो है वो हम देखते हैं कि हम ओके सिग्नल सिस्टम क्लासिफिकेशन ही करें हम, पार्ट 2 है। तो आपको जो स्लाइड नजर आ रही है वो लेक्चर नंबर 9 नजर आ रहा है। नहीं मिस, कोर्स इन्फॉर्मेशन शीट नजर आ रही है। अभी शेयर हो रही होगी, मैंने शेयर कर दिया है। लेक्चर 9 पार्ट 2 टीचर आ गया, ओके थैंक यू। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है वो टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की बात की थी। तो वहां पे मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम के ऊपर समझाया था कि हम अगर ब्लॉक डायग्राम यूज कर रहे हैं उसको तो हम किस तरह से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे, एक ही सवाल मैंने इसका रखा है
और फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। आज की क्लास में मैंने ये रखा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक सिग्नल गिवन हो, ठीक है, अगर आपके पास एक सिग्नल गिवन हो और वो सिग्नल ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ हो, ठीक है, ड्रॉ किया हुआ आपके पास, तो उसको अगर वेरीफाई करना हो कि ये टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है, तो फिर हम किस तरह से उसको जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो सिस्टम मैंने आपको दिया है यहाँ पे, आप सिग्नल देख रहे होंगे, एक सिग्नल है जो आपके पास -2 से स्टार्ट होके +2 तक जा रहा है, मैग्नीट्यूड इसका 1 है। तो हमने सिग्नल का नाम रख दिया है x1, थोड़ी देर के लिए आप सपोज कर लें कि x1 है, ठीक है। और हम रेड कलर में लिखा हुआ है कंसीडर सिस्टम। सिस्टम ऐसा, ये जो आपको सिग्नल दिया है, इस सिग्नल को आपने क्या करना है, स्केल करके आउटपुट निकालना है। तो हमने जो सिस्टम कंसीडर करना है वो कौन सा हो गया, स्केलिंग वाला, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, एक इनपुट दिया था एक बॉक्स के अंदर, और फिर हमने बीच में लिखा था एडर, सब्ट्रैक्टर या मल्टीप्लायर या डिवीजन या एडिशन, क्या कहते हैं, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, उसके बाद हम आउटपुट निकाल देते हैं। तो ये बॉक्स जो है इस वक्त क्या कर रहा है, स्केलिंग वाला काम कर रहा है। ये जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है? हेलो, नहीं टीचर, ये समझ नहीं आया आपने क्या बताया। ये मैंने बॉक्स आपसे कहा स्केलिंग वाला काम कर रहा है। ये जो आपका इस वक्त आपको क्वेश्चन क्या दिया है, स्केलिंग कर रहा है, ठीक है। इस स्केलिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो सिस्टम है वो सिस्टम एक्चुअली खुद स्केलिंग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये आपके पास आउटपुट आ गया। ये रेड कलर की इक्वेशन नजर आ रही है आपको? जी जी। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए मैं ये मैथमेटिकल डायग्राम बना लूँ आपकी, जब आप समझें इसको कि ये आपके पास एक क्या है, ब्लॉक डायग्राम है एक सिस्टम की, ठीक है। एक्स ऑफ ई इनपुट के ऊपर है और आउटपुट के ऊपर भी आपके पास क्या है, अब समझ आ रहा है कि मैंने जो आपको एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसका जो सिस्टम एक्चुअली जो सिस्टम में वो जा रहा है वो स्केलिंग परफॉर्म कर रहा है। स्केलिंग कितनी है, 2 की। ये एक्स ऑफ एन है, सॉरी एक्स ऑफ टी है, एक्स ऑफ टी बॉक्स के अंदर जा रहा है और बॉक्स क्या कर रहा है, स्केलिंग परफॉर्म कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। हमने ये काम करना है, ये काम करते हुए हमें ये चेक करना है कि सिस्टम के ऊपर अगर हम स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग करने के बाद वो टाइम वेरिएंट होता है कि टाइम इनवेरिएंट होता है। सवाल समझ आ गया है तो फिर मैं आगे चलती हूँ। जी जी यस मिस आ गया। ओके। अच्छा, यहाँ पे सोल्यूशन उसका मैंने लिखा है कि सोल्यूशन जो है वो हम किस तरह से कर रहे होंगे, दिस सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ स्केलिंग दैट इज yt is compressed by factor 2t version of x of t considered as a system is yt is equal to x of t। मतलब ये जो ऊपर मैं आपको बोलकर आई थी उसी क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सेल में हमारे पास एक सिस्टम है जो स्केल कर रहा है और उसका आउटपुट हमें मिलेगा yt जो कंप्रेस होगा 2t फैक्टर की के साथ, और उसका जो उसका जो एक्चुअली सिस्टम इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, yt is equal to x2 of t। तो मैंने आपको जब स्केलिंग की थी वहां मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज जो अगर कोई भी वैल्यू इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम कंप्रेस हो रहा होगा, ठीक है। और अगर इसके साथ कोई चीज डिवाइड हो जाएगी टाइम के साथ, इसका मतलब है कि सिग्नल एक्सपेंड हो रहा होगा। ये आपको रिकॉल हो रहा है या ये ऑपरेशन समझ आ रहा है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यस सर। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। अच्छा, ये अब ये ऊपर जो सिग्नल बना हुआ है ना, वही सिग्नल मैंने इधर बनाया है। ये सिग्नल जो ब्लू कलर का है वही सिग्नल मैंने यहाँ बनाया है। ये मेरा एक्चुअल सिग्नल जो है वो -2 से स्टार्ट होकर 2 तक जा रहा है। सिग्नल का नाम क्या है, x1 of t।
अब मैं इसके ऊपर स्केलिंग अप्लाई करती हूँ, ये रेड कलर की इक्वेशन और एरो बना के मैंने बताया है कि इस सिग्नल को अगर हम स्केल करते हैं तो एरो की बता रहा है कि दूसरी तरफ क्या आ रहा है। इसका मतलब कि सिग्नल कंप्रेस हो जाएगा। अब जो -2 वाला है वो -1 से स्टार्ट होगा, 0 ऑफ कोर्स अपनी जगह पे ही रहेगा, और जो 2 वाला है वो कहाँ आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। सिग्नल का मैग्नीट्यूड वही रहेगा। अब ये आउटपुट आ गया है, तो आउटपुट को हमने क्या नाम दे दिया है, y1। ठीक है, मतलब x1 का आउटपुट आ गया है y1। और मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें। ये कंप्रेशन समझ आ गई है, मतलब स्केलिंग समझ आ गई है। ओके 2t है तो 2 टाइम्स कंप्रेस नहीं करेंगे उसको? जी, 2t है तो 2 टाइम कंप्रेस नहीं होगा वो? नहीं तो 2 नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ चीज गिवन है ना, मल्टीप्लाई अगर हो रही है तो यहाँ सिग्नल जो भी गिवन है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 के साथ 2 डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। फिर 2 के साथ 2 डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1/2 t/2 होता ना, तो फिर हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करते 2 को, तो वो 4 पे चला जाता, -4 पे। और यहाँ पे भी 2 से 2 को मल्टीप्लाई करते तो 4 पे आ जाता। अगर ये डिवाइड वाला ऑपरेशन होता तो ठीक है, इस वक्त ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन है, तो इसलिए कंप्रेस हो रहा है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अगर मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब कि कंप्रेस हो रहा है, और अगर ये डिवाइड हो रहा होता है यहाँ पे टाइम, तो इसका मतलब कि एक्सपेंड हो रहा होता सिग्नल। ये बात समझ आ रही है बेटा आपको? जी मिस, थैंक यू। अच्छा, अब नीचे इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेप 1 में नो इफ द इनपुट डिलेड, ये तो हमने स्केलिंग कर ली है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर बकायदा टाइम इनवेरिएंट और टाइम वेरिएंट वाला ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, नो इफ, हमें हम क्या करते थे पीछे, इफ इनपुट डिलेड बाय k यूनिट इन टाइम एंड अप्लाई टू द सिस्टम, तो हमारे पास आउटपुट कैसा आ रहा है। ये मैंने स्टेप वही लिखा है जो हम पीछे करके आए हैं, जो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया है कि अगर मैं इनपुट को 2 टाइम डिले करती हूँ तो आउटपुट के ऊपर क्या चेंजेस आ रही है। ठीक है, तो अब मैं नीचे दिखाती हूँ आपको। देखिए, अब आप खुद मुझे बताएं कि अगर मैं इस वाले सिग्नल को के अंदर अगर मैं -2, पहले हम क्या कर रहे थे, -k कर रहे थे वहां पे ना, तो लेकिन अब क्योंकि सिग्नल है बकायदा, तो हम यहाँ पे k की वैल्यू प्लेस कर देंगे। वहां पे हम -1 रख रहे थे, यहाँ -1 कर ले, -2 कर ले, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिले आप कितना भी कर सकते हैं अपने सिस्टम को वेरी करने के लिए, मतलब वेरीफाई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, वहाँ लास्ट क्लास में हम यहाँ पे -1 रख रहे थे, तो आप -1 भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे -2 रखा है, जानबूझ के -2 रखा है ताकि आपको वेरिएशन ज्यादा नजर आए। ठीक है, ओके। यहाँ अगर इस सिस्टम के अंदर ये जो ऊपर सिग्नल दिया है, इसके अंदर अगर मैं डिले करूंगी तो ये सिग्नल कहाँ, -2 वाला कहाँ चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा, और 0 वाला कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा, और 2 वाला कहाँ चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। कौन है भैया? जी कौन है? बंद कर दिया आपने अपना माइक? थैंक यू वेरी मच। ओके, अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये सिग्नल हमारे पास डिले हो गया। ठीक है, अब ये आउटपुट को अगर हम डिले करें, क्योंकि हमने क्या देखा था वहां पे, अगर इनपुट को डिले करते हैं तो आउटपुट भी डिले होगा। ठीक है, तो अगर मैं आउटपुट को डिले करती हूँ तो आउटपुट क्या आ जाएगा, -1 वाला कहाँ चला जाएगा, 0 पे चला जाएगा, 0 वाला 1 पे चला जाएगा, और 1 वाला कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पे इनपुट को डिले कर रही हूँ तो स्टेप 1 के अंदर आउटपुट भी डिले हो रहा था, कि जो लास्ट क्लास में हम करके आए हैं। तो अब यहाँ नजर आ रहा है कि आपको इनपुट एंड आउटपुट के अंदर डिले कैसे चेंज हो रहा है और कंप्रेशन कैसे हो रही है। अगर यहाँ तक समझ आया तो फिर मैं आगे चलूँ। क्यों, क्या कर रहे हैं? जी हेलो, ये समझ आ गया, ये डिले हुआ है, नीचे नीचे वाले जो ग्राफ है समझ आ गए? यस मिस। जी मिस।
ओके, नेक्स्ट पे चल रही हूँ। अभी हमने स्टेप 1 परफॉर्म किया है, अब मैं स्टेप 2 परफॉर्म करने जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो ऊपर एज इट इज क्वेश्चन वही लिखा हुआ है। यानी आप लोग अपनी अगर माइक बंद किए, ये अच्छा नहीं लगता, इस तरह से ना वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। अगर सवाल पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन बीच में अजीब सी आवाजें आना शुरू होती है ना, तो फिर वो डिस्टॉर्शन होना शुरू हो जाती है। ओके, अब मैं आगे चलती हूँ। ये नेक्स्ट में जो मैंने ये डॉटेड लाइन से ऊपर वाला जितना भी ये सारा क्वेश्चन है, ठीक है, पीछे वाला ही क्वेश्चन है, मैंने कनेक्टिविटी दिखाई है यहाँ पे। ओके, नीचे आते हैं। अब हम स्टेप 2 परफॉर्म क्या करते थे, हम स्टेप 2 में क्या करते थे कि आउटपुट के ऊपर भी के यूनिट डिले परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे के की जगह पे 2 टाइम्स क्या कर रहे हैं, डिले परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, अब ये देखें, ये आपका जो आउटपुट है, अगर मैं आउटपुट, आपका आउटपुट कौन सा था? -1 से 1। जी, आपका एक्चुअल आउटपुट क्या है? वेरी गुड, -1 से 1 तक आपका आउटपुट था, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर अब क्या कर रही हूँ, एक्चुअल में क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर स्टेप 1 हमने ये परफॉर्म किया, और इसी क्वेश्चन के अंदर स्टेप 2 हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो स्टेप 2 के अंदर ये देखें, अगर मैं इसके अंदर आउटपुट के अंदर डिले कर रही हूँ -2 का, तो यहाँ देखिए आपके पास क्या चेंज आएगा, जो -1 वाला है वो कहाँ चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, और जो 1 वाला है वो कहाँ चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। ऐसे ही होगा जी, जैसे यहाँ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट ये आया। अब देखें, अगर आउटपुट ये आया है, तो अगर मैं इनपुट के ऊपर अप्लाई करूंगी, क्योंकि हम पीछे भी देखते हैं ना, तो इनपुट वाला इधर चला जाएगा, एडवांस की तरफ, इनपुट वाला इधर ही आ जाएगा, सॉरी, कहाँ चला जाएगा, -0 से 4 तक आएगा। ऐसा ही है। नहीं समझ आया? अगर मैं इनपुट का जो है वो आउटपुट पे दिखाती हूँ इस तरह से, तो आपके पास इनपुट वही रहेगा, लेकिन आउटपुट चेंज हो रहा है, जी मिस। ठीक है। ओके, अब आपको हमने क्या कहा था उस वक्त कि आपके पास सिस्टम के दोनों आउटपुट एक जैसे हैं कि नहीं है। तो पहला आउटपुट आपके पास क्या है, ये वाला है, 0 से 2 तक का, और जो दूसरा आउटपुट जो आउटपुट पे चेंज किया है वो आपके पास क्या है, 1 से 3 तक का। तो दोनों इक्वेशन या दोनों सिस्टम आपके पास एक जैसे नहीं आए हैं, इसलिए सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। सही है। ये डॉटेड लाइन के बाद वाला आपके पास फाइनल आउटपुट है। मैं दोबारा रिकॉल कर देती हूँ। देखें, ये हमारा सिस्टम गिवन है, हमने इसके ऊपर कंप्रेशन अप्लाई की है, मतलब स्केलिंग अप्लाई की है, ठीक है। यहाँ हमने इनपुट पे डिले किया, स्टेप 1 में इनपुट पे डिले किया, तो आउटपुट पे भी डिले किया हमने। सही है। जिसमें हम कहते थे कि वाई, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आसानी रहे आपके लिए। यहाँ हम क्या परफॉर्म कर रहे होते थे कि वाई एन कॉमा के, होपफुली के याद आ जाए आपको कि हम ये वाला स्टेप परफॉर्म कर रहे होते थे, ठीक है। और जब हम आउटपुट के ऊपर स्टेप परफॉर्म करते थे, तो यहाँ पे क्या कहते थे, कोई बताएगा मुझे क्या कहते थे, n माइनस जी, n माइनस, वेरी गुड, n माइनस के। तो अब ये दोनों इक्वेशन n कॉमा के, इसको मैं उठा के यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये चीज यहाँ पे थी और ये चीज यहाँ पे थी। अगर आप पीछे वाला लेक्चर खोल के देखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि मैं ये क्या लिख रही हूँ। ये दोनों अगर आपके पास एक जैसे हैं, इनके राइट हैंड साइड एक जैसे हैं, ठीक है, तो आपके पास सिस्टम क्या होता था, टाइम इनवेरिएंट होता था। लेकिन अब आप खुद देखिए, मैंने यहाँ ग्राफ दोनों के बनाए हुए हैं, ये 0 से स्टार्ट होकर 2 पे जा रहा है, ये 1 से स्टार्ट होकर 3 पे जा रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, टाइम इनवेरिएंट हो गए, एक जैसा आउटपुट नहीं आ रहा है। सही है, एक जैसा आउटपुट एक जैसा नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, टाइम वेरिएंट हो गया है। ये समझ आ गया आपको भाई? हाँ ना करें तो सही आगे। ओके, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है, खैर यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर लफ्ज जो है वो आपको क्या हिंट हो रहा है कि
लीनियर का क्या मतलब है और नॉन लीनियर का क्या मतलब है? जी अब्दुल राशिद, आप बताएंगे? अब्दुल राशिद, आप हैं क्लास में कि नहीं? जी मैं यही हूँ। जी, तो आप मुझे बताएंगे कि लीनियर लफ्ज बोलने से क्या मतलब है, या नॉन लीनियर बोलने से आपको क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए, यहाँ क्या चीज है इस तरह की? ऐसा मुश्किल की तो नहीं पूछे जो इतनी खामोशी चली हुई है। अच्छा, मेरी ये चीज याद रखिएगा कि जब तक आप बोलते नहीं है ना, आपका कोई भी अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जब तक आप उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लफ्ज उसको नहीं देंगे ना, तो आपको वो चीज कभी क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो जो आपके अंदर मतलब आप सोच रहे होते हैं या आप उसको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप उसको लफ्ज जरूर दिया करें। लफ्ज देने का मतलब कि आप बोला जरूर करें, आपकी थिंकिंग क्या है उसके ऊपर। तो जब हम ये अपने थिंकिंग को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके बाद ही हमें चीजें क्लियर होना शुरू होती हैं। अदरवाइज उस वक्त तो हमें सही लग रहा होता है कि बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन जब तक हम अपनी सोच को लफ्ज नहीं देते, फिर वो चीज समझ नहीं आती है। ठीक है, तो कोशिश क्या करें कि आप कुछ भी जो भी है ना, इसमें कोई मजाक किसी का नहीं उड़ा रहा है, ना ही आपको मेरा फेस नजर आ रहा है, ना ही मुझे आपका फेस नजर आ रहा है। तो हम सिर्फ आवाज के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो अगर आप कुछ भी बोलेंगे कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि अगर कोई मजाक उड़ा रहा है तो उसको खुद भी नहीं आ रहा है। तो इस चीज को जो है वो एटलीस्ट कोई स्टेटमेंट जरूर दिया करें कि ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एक दफा गलत बोलेंगे, दो दफा गलत बोलेंगे, फिर आस्ता आस्ता खुद ही चीजें क्या होती है, सही होना शुरू हो जाती है। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। A discrete time system is called linear if only if it satisfies the linear superposition. In other words, system is non-linear. अच्छा, ये बड़ी टेक्निकल की डेफिनेशन होगी, मैं इसको आसान तरीकों में ये कहती हूँ कि सुपरपोजिशन आप पढ़कर आए हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ा होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन लॉ, कोई बताएगा कि क्या होता है सुपरपोजिशन लॉ या प्रिंसिपल? इस कॉम्बिनेशन होता है एक दो सिग्नल का कॉम्बिनेशन करते हैं सुपरपोजिशन के थ्रू। अच्छा, आप जरा दोबारा बोलिए, क्योंकि प्लेन ऊपर से जा रहा था तो आवाज मुझे नहीं आई आपकी। इस कॉम्बिनेशन होता है दो सर्किट का सुपरपोजिशन। ओके, चले मैं इन्होंने कोशिश की जवाब देने की, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जो ये कहना चाह रही हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास जो सर्किट होता है ना, उस सर्किट में हमारे पास कुछ सोर्सेस लगी हुई होती है। अगर आपने देखा हो कि हमारे पास जो है एक ही सर्किट के अंदर कुछ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस लगी हुई होती हैं। तो हम क्या करते थे, जब मैश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस आप परफॉर्म कर रहे होंगे उस वक्त, तो आप क्या करते थे, पहले एक सोर्स को ऑन करते थे और बाकी सारी सोर्सेस को आप जो है वो क्लोज कर देते थे, और एक सोर्स से आप सिस्टम का आउटपुट निकालते थे, मतलब वो सर्किट को सॉल्व करते थे। उसके बाद आप पहली वाली सोर्स को जो है वो क्लोज करते थे और दूसरी वाली सोर्स जो है उसको ओपन करते थे और उससे एक आउटपुट निकालते थे। तो इस तरह से आउटपुट 2 हो गया। फिर अगर एक सिस्टम के अंदर, एक सर्किट के अंदर अगर 3 सोर्सेज लगी हुई हैं, तो आप 3 आउटपुट उसके निकालते थे हर सोर्स के लिहाज से। एक सोर्स को ऑन किया, 2 को ब्लॉक किया, एक को ऑन किया, 2 को क्लोज किया, इस तरह करके ना। तो आपका Y1, Y2 और Y3 तीन आपके पास जो है आउटपुट आते थे, और फिर 3 आउटपुट को आप ऐड करके एक फाइनल आउटपुट निकाल रहे होते थे। ठीक है, तो सुपरपोजिशन का मतलब यही है कि आप क्या कर रहे होते हैं उसके अंदर, एक तो उसके अंदर जो है वो डिफरेंट सोर्सेज के रिस्पेक्ट से आप आउटपुट निकालते हैं, और दूसरा उसके अंदर एक स्केलिंग प्रॉपर्टी भी होती थी कि एक आपके पास क्या है, कुछ ना कुछ उसके साथ क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था जब आप अलग से एक आउटपुट निकाल रहे होते थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो मैं कह रही हूँ ये क्या चीज है। इसमें आपके पास वही काम हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल थोड़ा बताया हुआ है कि अगर एक रिलैक्स सिस्टम है, रिलैक्स सिस्टम का क्या मतलब है कि अभी उसके ऊपर कोई भी चीज, उसके अंदर कोई चीज स्टोर नहीं है, वो जीरो के ऊपर जीरो बिहेव कर रहा है। ठीक है, हम उसको इस तरह कह रहे हैं कि ये क्या है, सिस्टम
डॉट इज अ लीनियर इफ एंड ओनली इफ, नीचे इसकी स्टेटमेंट दी हुई है। सिस्टम का रिस्पॉन्स, ये जो एक अजीब सी सिंबल आपको नजर आ रही होगी, इसको टॉ या रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो ये रिस्पॉन्स जो है आपके पास क्या है, x1 एक इनपुट, x2 दूसरा इनपुट, और a1 और a2 जो है वो क्या है, इसकी स्केलिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक स्केलिंग फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सिस्टम की वजह से, वो अभी हम देखते हैं। अब क्या है, यहाँ तो हम इसको ऐसे कर लें, अदरवाइज इक्वल की दूसरी तरफ देखें कि हमने एक स्केलर मल्टीप्लाई किया सिस्टम का रिस्पॉन्स आने के बाद, यहाँ पे अंदर है, यहाँ बाहर लगा हुआ है, और दूसरा इनपुट है उसके बाद, उसके साथ भी हमने क्या किया, एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया है सिस्टम का रिस्पॉन्स आने के बाद। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टॉ और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो x1 n1 है, इसका मतलब कि ये एक आउटपुट दे रहा है जो y1 है। ठीक है, वो y1 एक्चुअली किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर भी वही चीज हो रही है जो मैं कह रही हूँ। इसको जरा दोबारा यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप समझ आए कि मैं क्या कह रही हूँ। सारी सेटिंग खराब हो गई है। मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास अब मैं दोबारा ये बोल रही हूँ कि ये पहली आपके पास स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें आपके पास क्या मैथमेटिकली आपको नजर आ रहा होगा, a1 इक्वल की दूसरी तरफ की बात कर रही हूँ, a1 सिस्टम का रिस्पॉन्स x1 y1 प्लस a2 सिस्टम का रिस्पॉन्स x2 n। नीचे वाली इक्वेशन अगर आप देखें तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे एक जैसा ही सिस्टम लिखा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ मैंने क्या किया है, मैंने a मल्टीप्लायर जो है वो सिस्टम का जो आउटपुट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। इधर भी मैंने क्या किया है, आउटपुट जो है उसके साथ मैंने स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया है। फॉर एन आर्बिट्ररी इनपुट सीक्वेंस x1 एंड x2 एंड एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स a1 एंड a2, मतलब हम एक अगर इनपुट है हमारे पास x1, हम उसको a1 x1 कह सकते हैं और हम उसको x2 भी कह सकते हैं, अपनी सिस्टम की लीनियरिटी शो करने जो वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अच्छा नीचे भी यही चीज एक्सप्लेन हुई है कि अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है आपके पास तो हम a को इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर एडिटिव प्रॉपर्टी है तो हमारे पास क्या है, सिस्टम को हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर ऐड कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या बताया है, इस वाली स्लाइड के अंदर आपको सिंपल ये बताया है कि सुपरपोजिशन के अंदर हम डिफरेंट जो सोर्सेस से रिस्पॉन्स आता है उनको ऐड कैसे कर रहे हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। और जो स्केलिंग हमारे पास हो रही है, स्केलिंग का मतलब ये नहीं कि टाइम वाली स्केलिंग, अंदर सिग्नल के अंदर स्केलिंग नहीं हो रही है, मतलब एक्सेस के ऊपर स्केलिंग नहीं हो रही है, उसके मैग्नीट्यूड के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मैग्नीट्यूड वाली स्केलिंग हो रही है यहाँ। ठीक है, तो ये दोनों किस तरह से काम कर रही हैं, अब इसको हम आगे मजीद जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आगे कि हम इसको एक्चुअली क्या कह रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, अगेन मैंने उसी चीज को यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपके पास क्या है, लेट y1 बी अ रिस्पॉन्स ऑफ एन इनपुट सिग्नल x1, इसी तरह से अगर आपके पास y2 जो है बी अ रिस्पॉन्स ऑफ द y2, देन द सिस्टम इज लीनियर। अगर ये इस तरह का सिस्टम है आपके पास जिसमें x1 आपको y1 दे रहा है और x2 आपको जो है वो क्या दे रहा है, y2 दे रहा है, लेकिन इसके साथ जो है आप देखें सिस्टम अपना एक स्केलिंग जो है वो क्या कर रहा है,
फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा है, और वो स्केलिंग क्या है आपके पास, A1 और A2, ठीक है। और ये दोनों चीजें यहाँ एक्सप्लेन की है कि द रिस्पॉन्स ऑफ x1 प्लस x2 इज y1 प्लस y2, ठीक है। इनपुट आपके पास जो भी ऊपर हम देख कर आए हैं एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर, और इसी तरह से रिस्पॉन्स ऑफ A1 x1t इज A x1t इज A by 1t होगा, ठीक है। where A is the complex constant, ठीक है। ये ग्राफिकली आपको समझाया है कि अगर एक सिस्टम आपके पास इनपुट दे रहा है x1 और उसका आउटपुट आपके पास y1 है, और दूसरा आपके पास सिस्टम y2 x2 है और आउटपुट आपके पास y2 है, स्केलिंग फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आउटपुट के ऊपर जो है वो किस तरह से ये चीज जो है वो शो हो रही होगी। इसी चीज को मजीद में आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ये अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट वही है, अगर आप इसको देखें, ये जो भी मैंने आपको दिखा रही हूँ ये यही स्टेटमेंट है जो यहाँ लिखी हुई है ऊपर, ठीक है। इसको मजीद में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इसी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आपने अपने क्वेश्चन भी सॉल्व करने, ठीक है। पीछे भी वही चीज ही थी, अब इसको मजीद मैं आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी हूँ कि एक्चुअली हमारे पास ये एडिशन और एडिशन या मल्टीप्लिकेशन जो है हो रही है, ये क्या चीज हो रही है और हम इसको किस तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जैसे हम टाइम लीनियर एंड टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को जिस तरह से हम सॉल्व कर रहे थे ना, उसके अंदर 2 स्टेप थे, इसके अंदर भी 2 स्टेप हैं, ठीक है। और 2 स्टेप्स को मैंने ग्राफिकली यहाँ पे दिखाया है आपको, और ग्राफिकली दोनों स्टेप अगर फॉलो हो रहे हैं तो सिस्टम आपका लीनियर होगा, अदरवाइज सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ क्या है, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इनपुट सीक्वेंसेस रिजल्ट्स इन द आउटपुट। पीछे जाती हूँ, जैसे ये आपके पास क्या नजर आ रहा होगा कि आपके पास 2 इनपुट है x1 और x2, ये दोनों आपके पास ऐड हो रहे हैं, ये ऐड होने के बाद आपको आउटपुट दे रहे हैं सिस्टम, ठीक है। और वो चीज क्या है वो मैं यहाँ दिखा रही हूँ। ये किसी का माइक खुला हुआ है, बंद कर दें प्लीज। ओके, अब ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जो पीछे हमने किया था ये अगर आप देखें, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। मैंने कहा एक सिस्टम का इनपुट है x1 और सिस्टम अपना एक स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा है A1, फिर आपके पास क्या है, आपके पास सिस्टम का इनपुट है x2 और उसकी स्केलिंग फैक्टर है A2। अच्छा, ये क्योंकि आपका सिस्टम अब यहाँ भी आपके पास एक आउटपुट आएगा, इसका क्या आउटपुट होगा, A1 Y1 A1 Y1 और आपके पास इधर क्या है, आपके पास A1 Y2, ठीक है। ब्रैकेट मैंने नहीं लगाया था तो वो लगा रही थी मैं। तो आपके पास जब यहाँ से एक सिग्नल पास होके आया तो उसने क्या किया, आपके पास A1 X Y1 t और यहाँ पे क्या आ गया A2 Y2 ऑफ t, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ, यहाँ पे X आएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऐड करने के बाद फिर मैं क्या कर रही हूँ, सिस्टम के अंदर से पास कर रही हूँ। तो सिस्टम के अंदर जब पास करूंगी तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, ये एक्सप्रेशन जो पीछे मैं आपको बताया येलो कलर का, ठीक है। वही उठा के मैंने यहाँ कॉपी किया है ताकि इसको रिलेट भी हम कर सकें। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिस्टम जो है वो उसका इन दोनों को कॉम्बिनेशन सिस्टम के से पास होगा और वो ये रिस्पॉन्स देगा और फाइनल में हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा y ऑफ n, ठीक है। यही चीज ये स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर हम करेंगे ऑन द अदर हैंड
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू आउटपुट सीक्वेंसेस रिजल्ट इन आउटपुट, मतलब अगर हम दो आउटपुट सीक्वेंसेस को ऐड करें तो हमारे पास क्या बन रहा है। आसान लफ्जों में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसके अंदर हो क्या रहा है। पहले फिगर में आपको ये नजर आ रहा है कि हमने दो इनपुट को ऐड करके फिर सिस्टम से पास किया है, और अब एंड में हम क्या करने जा रहे हैं, दो आउटपुट को ऐड करके उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे हो रहा है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ में देखिए, यहाँ आपके पास क्या है, या इधर हमने एक अलग अलग इनपुट भेजा और सिस्टम का स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ और दोनों इनपुट ऐड होने के बाद फिर सिस्टम का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन यहाँ दूसरी वाली फिगर में हम क्या कर रहे हैं कि हमने दोनों इनपुट सिस्टम के अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, सिस्टम के अंदर डालने के बाद इसका एक आउटपुट आएगा यहाँ। ठीक है, वो आउटपुट इस स्केलिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और स्केलिंग फैक्टर के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड होके एक आपको फाइनल आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स के बाद आपके पास क्या है, एक आउटपुट आता है। इस बॉक्स के बाद आपके पास क्या आएगा, क्योंकि x1 है तो ये y1 देगा। ठीक है, नीचे आपके पास क्या है, x2 है तो ये आपको क्या देगा, ये मेरा सिस्टम थोड़ा सा ना वो ऑटो में सेव होना शुरू हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। जी, अब आपके पास क्या आ गया, x1 एक बॉक्स के अंदर गया, इसने y1 दिया और a के साथ मल्टीप्लाई होके और नीचे आ गया। इसी तरह x2 था, वो एक बॉक्स के अंदर गया, y2 आके y2 रिस्पॉन्स आया और फिर सिस्टम का जो स्केलिंग मल्टीप्लाई होके ये दोनों ऐड होके क्या कर रहे हैं, फाइनल आउटपुट दे रहे हैं। अब इन दोनों फिगर में जरा गौर से देखें तो यहाँ पे पहली वाली फिगर में दो इनपुट ऐड होने के बाद रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, मतलब दो सिस्टम के इनपुट ऐड होने के बाद फिर एक सिस्टम के अंदर जा रहा है। लेकिन दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दो सिस्टम के रिस्पॉन्स लगे हुए हैं हर इनपुट के साथ और इसका जो भी आउटपुट आ रहा है वो दोनों ऐड होके फाइनल आउटपुट बन रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे येलो ऑरेंज कलर का जो आपको मैथमेटिक्स नजर आ रही होगी इक्वेशन, उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, तो इसका नाम मैंने वाई डैश रख दिया है। ठीक है, आपकी मर्जी है आप इसको वाई डैश रखें या वाई रख दें, एक ही बात है। ऊपर वाले को हमने y कह दिया है, y एन, नीचे वाले को हमने y डैश कह दिया, सिर्फ इस दोनों का डिफरेंस रखने के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है इसमें हो ये रहा है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिस्टम इज लीनियर इफ एंड ओनली इफ इन दोनों के आउटपुट अगर एक जैसे होंगे तो सिस्टम को हम क्या कहेंगे, लीनियर है, अदरवाइज हम क्या कहेंगे, सिस्टम नॉन लीनियर है। ये स्लाइड आपको समझ आई है? जी टीचर। ओके, अब आगे हम इनके ना सवाल करके देखते हैं कि इसका जो है, जो भी ये हमने मैथमेटिक्स या इसका जो ग्राफिक्स यहाँ बनाई हैं उनको हम आगे अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम ये देख रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम आर लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, और इसमें आपको चार कॉम्बिनेशन मैंने दिए हैं, फॉर एग्जांपल चार पार्ट दिए हैं ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, और इसके अंदर पहला सिस्टम आपके पास क्या है, इसके साथ एक एंड मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम, दूसरे वाले के अंदर टाइम जो है खुद वो क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तीसरे के अंदर सिग्नल खुद स्क्वायर हो रहा है और चौथे के अंदर हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर में जो है वो एक सिग्नल है। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि ये सिग्नल हमारे पास जो है
यानी जो सिस्टम दिए हैं ये हमारे पास लीनियर है या नॉन लीनियर, ठीक है। तो पहले वाला करते हैं, पहला वाला ऑप्शन करते हैं। अच्छा, अब अगर इस तरह के आपके पास आ जाए ना कोई भी इक्वेशन जिसमें आपको वेरीफाई करना है कि सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो आप क्या करेंगे, आप उस एक इक्वेशन को पहले दो इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पहला वाला पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, yn इज इक्वल टू एन एक्स एन। तो आपने क्या कहा, अगर x1 है तो y1 मिल जाएगा, और अगर x2 है तो y2 मिल जाएगा। मतलब क्योंकि हमने सुपरपोजिशन को फॉलो करना है ना, सुपरपोजिशन क्या कहता है कि आपके पास डिफरेंट इनपुट सोर्सेज जो हैं उनके ऊपर आप आउटपुट निकाल रहे हैं, तो एडिटिव प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी, ठीक है। और स्केलिंग तो फिर सिस्टम का अपना एक फैक्टर है जो स्केल कर रहा है, उसे कम कर रहा है मैग्नीट्यूड को या बढ़ा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसको आप दो इनपुट सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे और उन दोनों का ही आउटपुट निकालेंगे। और यहाँ पे जो भी आपके साथ चीज मल्टीप्लाई या ऐड हो रही होगी उसको एज इट इज वैसी रहने देंगे। जैसे यहाँ पे n है तो इसको n1 या n2 नहीं करेंगे, ये n ही रहेगा। ये एक कांस्टेंट टाइम मल्टीप्लायर है जो एज इट इज रहेगा। सिग्नल खुद क्या हो रहा है, क्योंकि सोर्स तो ये है, सोर्स को तो आपने चेंज नहीं करना। तो सोर्स आपके पास क्या है, x1 y1 देगी और x2 y2 देगी। जो टाइम मल्टीप्लायर है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने स्टेप 1 में क्या कहा था, a linear combination of two input sequences result in the output। हम क्या कर रहे हैं पहले में कि दो मेरे पास जो है इनपुट सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ ग्राफिकल इक्वेशन में ये जो आउटपुट लिखा हुआ ना ये वाला, ठीक है। आपके पास क्या आ गया यहाँ पे कि a1 x1 प्लस a2 x2, ये एक्चुअल हमारे पास इनपुट है जो हम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, इस वाले हमारे वाली कंडीशन में इसके साथ एक n मल्टीप्लायर हो रहा है। मतलब जब ये सिस्टम से पास होकर आगे जा रहा है तो एक क्या है, n मल्टीप्लायर हो रहा है। n मल्टीप्लाई हो गया, इसको हमने कह दिया। अब इसको मजीद अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें इसका a1 बाहर निकल के आ गया, तो यहाँ आ गया a1 n x1 n1। यहाँ पे देखें ये वाला पार्ट जो है क्या हो जाएगा, a2 n x2 n, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 ये वाली है। इक्वेशन 2 की बात करते हैं। इक्वेशन 2 में हम क्या कहते हैं, ऑन द अदर हैंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू आउटपुट सीक्वेंसेस रिजल्ट इन द आउटपुट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि a1 जो ये वाला था, ये वाली इक्वेशन, इसमें क्या है a1 y1 और a2 y2। तो हमारे पास क्या आ गया, a1 y1 प्लस a2 y2। ये क्या दे रहे हैं हमें दोनों, n a1 y1 और दूसरा क्या दे रहे हैं प्लस n a1 a2 y2। अब ये दोनों आपके पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एक जैसी नजर आ रही है। राइट हैंड साइड इनके इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड एक जैसे ही है। कौन से राइट हैंड साइड है, ये वाला पार्ट। मैं इसको और नीचे कर देती हूँ ताकि जी आप बताएं मुझे, ये आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड है वो एक जैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिस्टम लीनियर हो जाएगा। ये आपको समझ आई है। हेलो क्या हो गया, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? जी टीचर आवाज आ रही है, लेकिन समझ नहीं आया। हाँ थोड़ा जी जी। चले मैं इस ग्राफिकली समझाने की कोशिश करती हूँ, होपफुली यहाँ पे आपको समझ आ जाए।
अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा इनपुट जो है वो हमारे पास ये जो टॉ है ना, ये देखें, ये जो टॉ लिखा हुआ है ना, ये येलो कलर की इक्वेशन के अंदर, ये स्क्वायर ब्रैकेट से पहले जो टॉ देखिए, ये सिस्टम के अंदर भी वही चीज है। इसका मतलब ये है कि ये चीज अप्लाई होने के बाद आपके पास किस तरह का इक्वेशन आएगी, रिजल्ट कैसा आएगा, ठीक है। मतलब इससे ये अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब आपके पास सिस्टम के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब n मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि आपके पास एक्चुअल में ये ना इतना देर मैं इसकी ग्राफिक्स जब बनाती हूँ ना आप लोगों के लिए, तो टाइम मुझसे बड़ा लगता है। अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि मैं इसकी अरेंजमेंट आपके लिए उस तरह से कर सकूँ। ये आपके पास क्या है, ये एक मल्टीप्लायर आ गया। ये मैं आपको ग्राफ्स के अंदर समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छा देखिए, पहले वाले पार्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास सिस्टम जो है उसके साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने x1 दिया, x2 दिया, सिस्टम का स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ, ये आगे आ गया तो ये a1 x1 बन गया, ये a2 x2 बन गया। अब ये दोनों ऐड होने के बाद इस सिस्टम से पास हो रहे हैं। तो जब ये सिस्टम से पास हो रहे हैं तो हमारे पास क्या है, इसके पास होने के बाद n मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब n मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप ये देखिए आउटपुट इसका क्या आएगा, पीछे वाली उसमें दोबारा जा रही है। ये जब इससे पास हुआ तो ये देखिए मैंने n मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये बाकी इक्वेशन वही है, ये रिस्पॉन्स हटा के मैंने n मल्टीप्लाई कर दिया। n मल्टीप्लाई जैसे ही मैंने किया तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट वैसे ही रहा, और नीचे मैंने क्या किया है, आपके पास जो स्केलिंग फैक्टर है वो बाहर निकाल लिया है, ठीक है। बाहर निकाल लिया a1 n और इनपुट सिग्नल 1, उसके बाद आपके पास प्लस का सिंबल है a2 n, क्योंकि सिस्टम के साथ जो है वो क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है, n और x2। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। आउटपुट ऐसे ही आएगा पहले वाले इक्वेशन का, बताएं मुझे पहले वाले ग्राफ का। भाई हाँ ना तो करें ना, कि समझ आया कि नहीं आया, क्या बात है ये। टीचर ये तो ठीक है, लेकिन आपने जो इससे पहले वाली पिक्चर दिखाई थी इसके अंदर जो आउटपुट लिखा हुआ था उसमें n की जगह पे टॉ बना हुआ था।
जी जो उसमें हमने कुछ भी नहीं किया था ना, वो तो सिंपल आपको समझाने के लिए किया था पहले वाले में। हम तो ठीक बकायदा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अब जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा हम उसी को डालेंगे उसके अंदर। ठीक ठीक है, तो इसलिए ठीक वो जो है वो जर्नल फॉर्म है उसकी। उस जर्नल फॉर्म के अंदर कोई भी क्वेश्चन दिया ही नहीं है आपको। जब तक क्वेश्चन नहीं दिया तो हम डाल तो नहीं सकते ना उसके अंदर। लेकिन इधर हमारे पास क्या है, अब हमारे पास बकायदा एन दिया हो। अब देखिए सारे सवाल तो ऐसे नहीं हो सकते कि y1 इज इक्वल्स टू xn को बताएं लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ठीक है, हो सकता है उसमें स्केलिंग हो रही हो, डिले हो रहा हो, उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है या उसके अंदर टाइम रिवर्सल हो रहा है। तो हमने तो ऐसे सिस्टम को जो है वो वेरीफाई करना है। तो जो ऊपर मैंने आपको यहाँ बताया ना, ये वाला जो आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है, ये सिंपल मैंने आपको एक ब्लॉक डायग्राम दिखाई है कि हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने गिवन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सही है, ये कोई क्वेश्चन नहीं था अभी, ये सिंपल एक जर्नल आपके पास समझे डेरिवेशन थी। उस डेरिवेशन को मैंने ग्राफिकली आपको प्लॉट करके दिखाया है कि अगर आपके पास ये देखिए रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, अभी तक टॉ लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब टॉ की जगह क्या आ गया, एन आ गया था जो हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। ये समझ आया, ये वाला सिर्फ पार्ट बताएं मुझे। जी, यही वाला पार्ट पूछ रहे थे, आ गया समझ। समझ आई, ओके चले आगे चलते हैं। ये वही चीज है जो मैथमेटिकली की हुई है, इसको मैं ग्राफ में यहाँ बना के आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब दूसरे वाले स्टेप की बात करते हैं। अब दूसरे वाले स्टेप के अंदर क्या है आपके पास कि ये जो सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, इस सिस्टम के बाद हमारे पास क्या है, टाइम मल्टीप्लायर जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ लेके आती हूँ। अगर ये बोर्ड पे बनाना पड़ता तो अभी तक ये बन भी चुका होता। अच्छा, अब ये देखें, जब सिस्टम यहाँ से बाहर निकल के आ रहा है तो मैं इसकी इक्वेशन आगे भी लिख देती हूँ ताकि आसानी हो जाए आपकी। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, a1n, और यही चीज जब नीचे आएंगी तो क्या हो जाएगी आपके पास, a2 और अच्छा। अब ये देखिए दूसरे वाले ब्लॉक डायग्राम में क्या हो रहा है, क्योंकि सिस्टम आपका ऐसा है जो दिया हुआ है कि उसके साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके साथ देखिए इनपुट आपका x1 है, स्टेप 2 की बात कर रही हूँ। आपके पास क्या है, x1 है, और सिस्टम से जब पास होगा तो आपके पास y1 आ जाएगा। y1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, n मल्टीप्लाई हो रहा है, और n और जो y आगे जा रहा है तो सिस्टम अपना एक स्केलिंग फैक्टर भी दे रहा है। तो इन सबका कॉम्बिनेशन आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, a1 n y1 t। ठीक है, ठीक है ओके। ठीक। यहाँ नीचे आ जाए, यहाँ पे x2, और x2 जब एक सिस्टम के अंदर जा रहा है तो ऑफकोर्स अपना एक रिस्पॉन्स देगा y2, और y2 आपको क्या दे रहा है, n मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ आपके पास क्या हो गया, a2 हो गया। a2 जो है सिस्टम का स्केलिंग फैक्टर है। इन तीनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a2n y2 और ये t आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास y डैश आ जाएगा। y डैश किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, क्योंकि वही स्लाइड में लेके आई थी, तो अब यहाँ पे चेंजेस करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपके पास n मल्टीप्लायर है और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, n मल्टीप्लायर है। तो आपके पास क्या आ गया, देखें अब इसका आउटपुट जो हमने पीछे बात की थी यहाँ पे, कि इसका आउटपुट और इसका आउटपुट एक जैसा ही है कि नहीं है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का। ये इक्वेशन 1 है, ये वाला ग्राफ जो है, और ये वाला ग्राफ जो है ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, आपके पास आउटपुट एक जैसा ही है। जी मैम। ठीक है,
अच्छा, इस आउटपुट का मतलब ये है कि मैं इसको और मजीद आसान कर देती हूँ कि ये चीज इधर रखिए आप, और इसके आगे आपके पास यहाँ पे अगर आपको एक्स एंड वाई के अंदर कंफ्यूजन हो रही है ना, तो वो भी मैं आसान कर देती हूँ। आपके पास यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ के पास क्या है, वाई डैश, वाई जो है ऊपर वाला, सॉरी बड़ा कर दूं, ये y जो है इक्वेशन 1 के अंदर a1 n x1 n है और प्लस a2 n x2 n है, और जो दूसरी इक्वेशन इसके अंदर भी y डैश इज इक्वल्स टू n a1 x1 n है प्लस a n x2 और y2 n है। ये इस वजह से मैंने y1 n की जगह पे, ये देखिए मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको जो है वो सपोज करके दिया हुआ है कि y1 n की जगह पे आप n1 x1 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये वही इक्वेशन आ गई है जो हमने ऊपर की है, तो दोनों एक जैसी हैं, इसलिए आपके पास सिस्टम क्या हो जाएगा, इसलिए सिस्टम आपके पास जो है वो लीनियर हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्राफिकली भी वही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि आपको एक आध सवाल में थोड़ी कंफ्यूजन हो जब मैं करा रही हूँ, तो मुझे और आगे करने दें ताकि फिर हर सवाल जो है ना वो डिफरेंट हो रहा है एक दूसरे से, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को पहला वाली पार्ट समझ आ जाए, दूसरे वालों को दूसरे वाले क्वेश्चन से समझ आ जाए, ठीक है। ओके मिस। ठीक है, ओके, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला वाला हम कर चुके हैं, पहला वाला पार्ट हम कर चुके हैं, तो इसको मैं कलर चेंज कर देती हूँ। अब मैं दूसरा पार्ट कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, आप कोशिश किया करें कि अपने साथ ना एक पेपर और पेन जरूर रखा करें, कि जो मैं यहाँ पे चीज बोल रही हूँ, समटाइम ये होता है कि आप जब लिख रहे होते हैं ना, तो फिर आपको वो चीज ज्यादा क्लैरिफाई होता है कि एक्चुअल में मैं क्या कह रही हूँ आपको, ठीक है। ओके, हम पार्ट 2 कर रहे हैं इसका। पार्ट 2 के अंदर देखें, ये अपना माइक बंद करिए प्लीज अपना। ओके, पार्ट 2 के अंदर क्या कर रहे हैं कि सिस्टम का जो टाइम है ना, इंडेक्स, वो खुद क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सिस्टम का इंडेक्स खुद मतलब स्क्वायर हो रहा है, सॉरी स्क्वायर हो रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वाई एन इज इक्वल्स टू एन एक्स एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर है यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स अब हम मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मुझे दो सिग्नल बनाने पड़ेंगे, एक इनपुट सिग्नल और फिर उसके रिस्पेक्ट से उसके आउटपुट सिग्नल। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, y1 n इज इक्वल्स टू n1 एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बताया, y2 n इज इक्वल्स टू x2 n स्क्वायर, ठीक है। तो दो मेरे इनपुट बन गए और दो ही आउटपुट बन गए, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इसके ऊपर स्टेप फॉलो करने जा रही हूँ। स्टेप 1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनपुट का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि आपके पास क्या है। स्टेप 1, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट सीक्वेंस रिजल्ट इन द आउटपुट। हमारे पास क्या है यहाँ पे, a1 x1, हम जो जर्नल इक्वेशन है, ये वाली जो होती है हमेशा जर्नल इक्वेशन होती है, ठीक है। इसके अंदर जो हम जब सॉल्व करते हैं वो फिर हम अपनी इक्वेशन डालते हैं जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। तो जर्नल इक्वेशन के अंदर क्या है कि a1 x1 है प्लस a2 x2 है। तो हमारा सिस्टम क्या कह रहा है कि n का स्क्वायर। जब हमने अपना चीज इसके अंदर अप्लाई की तो हमारे पास क्या आ गया, a1 x1 n स्क्वायर प्लस a2 x2 n स्क्वायर, ठीक है। स्टेप 2 फॉलो करते हैं। स्टेप 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो स्टेप 2 के अंदर हम क्या कह रहे थे कि अलग अलग इनपुट देंगे और उसका आउटपुट ऐड में लास्ट में ऐड कर देंगे। ऑन द अदर हैंड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू आउटपुट सीक्वेंसेस रिजल्ट इन द आउटपुट। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ देखिए y डैश, दूसरे पार्ट की बात कर रही हूँ, a1 y1 प्लस a2 y2। तो हमने क्या किया, a1 हमारा वही रहेगा और देखें y1 किसके इक्वल था, x1 के इक्वल, तो हमने x1 1 डाल दिया प्लस a2 y2 किसके इक्वल है, x2 के x2 डाल दिया। तो अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड एक जैसे ही हैं, स्टिल सिस्टम हमारे पास क्या है, लीनियर है। ये समझ आया है कि नहीं? जी मिस। ठीक है, ओके।
अच्छा, मैं इसको जो है वो ग्राफिकली भी आपको समझा देती हूँ। अगर कुछ लोगों को ग्राफिकली समझ आ रहा है तो हम ग्राफिकली भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं ये क्वेश्चन भी जरा डाल दूँ फिर हम करते हैं। अच्छा, मुझे बताएगा ग्राफिकली मुझे क्या चेंजेस करनी है इसके अंदर। एक बार मैं ये मैथमेटिकल फॉर्म डाल दूँ इसकी, ताकि आपको समझ आए कि मैं कर क्या रही हूँ। इस तरह से समझ भी नहीं आता, मसला ये है। देखें, अब आपके पास जो सिस्टम है ना, उसका इनपुट, पहले वाले पार्ट देखें, हमने दो इनपुट, लीनियर इनपुट की बात कर रहे हैं। डायरेक्टली हमने इनपुट डाला x1 x1n, ये भी हमारे पास x1n है। ओके, देखें, अब हमारे पास पहला x1 और x2, ये हमारा सिग्नल जो है वो सिस्टम के मल्टीप्लायर से ऐड हो रहा है। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, x1 a1 x1, और यहाँ पे क्या आ गया a2 x2। अब सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो एक्चुअल में क्या है कि आपका जो सिग्नल है उसका इंडेक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। सिग्नल का इंडेक्स स्क्वायर होगा। सिग्नल खुद स्क्वायर नहीं हो रहा, उसका इंडेक्स स्क्वायर हो रहा है, ये याद रखिएगा। स्क्वायर हो रहा है जब ये पूरे का पूरे दोनों ऐड होके इस सिस्टम से पास हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि सिस्टम का जो इंडेक्स है वो क्या होता है, दोनों का स्क्वायर हो गया, x1 का भी और x2 का भी। आउटपुट हमारे पास आ गया yn। दूसरे वाले में चलें, दूसरे वाले में क्या है, आपके पास आउटपुट दोनों के क्या है, उनको कंबाइन करना है। पहले में हमने इनपुट को कंबाइन किया, देखिए समर अब बाद में लगा हुआ है। अब हमने x1 दिया, सिस्टम से पास किया, सिस्टम ने इंडेक्स को स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे x2 दिया, इसका भी क्या है, सिस्टम को इंडेक्स को स्क्वायर कर रहा है। जब ये दोनों इंडेक्स को स्क्वायर करके बाहर निकले तो इसने अपना y1 दिया, इसने अपना y2 दिया, सिस्टम के स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ, तो उसके बाद ऐड हो गया y डैश हो गया। जब y डैश हो गया तो आपके पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, a1 x1 n स्क्वायर प्लस a2 x2 n स्क्वायर। तो ये दोनों के सिस्टम आपके पास एक जैसे ही आ रहे हैं, रिजल्ट एक जैसे ही आ रहे हैं, इसलिए सिस्टम स्टिल आपके पास क्या है, लीनियर है। तो अगर किसी को ग्राफिकली समझ आ रहा है तो ग्राफिकली ऐसे होगा, और अगर किसी को मैथमेटिकल समझ आ रहा है तो मैथमेटिकल ऐसे होगा। सही है, समझ आ गया? जी जी। ओके, चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट में हमारे पास क्या है कि अब सिस्टम पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर क्या हो रहा है, सिग्नल जो है उसका सिस्टम जो है वो क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, सिग्नल खुद स्क्वायर हो रहा है। अब इंडेक्स की बात ही हो रही है, अब देखें रिवर्स है दोनों। अब देखते हैं हम इसके अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो हमने वही काम किया कि हमने, हमारा एक इनपुट था तो हमने दो सिस्टम के आउटपुट जनरेट करवा लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी आपके पास जो है ठीक है, दो आउटपुट आपने जनरेट करा लिए। दो आउटपुट जनरेट कराने के बाद अब आप देखें क्या हो रहा है। नीचे नीचे आपके पास क्या है, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट सिग्नल कहे आपने। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट सिग्नल की बात हुई तो आपके पास जो है वो सिस्टम पहला इनपुट और दूसरा इनपुट आपने डाला। सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। स्क्वायर जब आपने इस होल स्क्वायर को सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, a1 x1 n का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब ये वाला फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है ना मैंने, a स्क्वायर प्लस बी, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इस तरह का फॉर्मूला बनता है। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो जब ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाली टर्म जो है वो जनरेट होगी। सही है यहाँ तक? जी मैम। और जब हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, स्टेप 2 अप्लाई करते हैं, तो स्टेप 2 में क्या है आपके पास, स्टेप 2 में आपके पास क्योंकि अलग अलग दोनों जा रहे हैं तो जब भी एक टर्म ये सिर्फ a स्क्वायर ही होगी तो इसका आउटपुट इस a की जगह पे जो भी आएगा वही इसका आउटपुट बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरे वाले टर्म में हमारे पास क्या है, a1 y1 जो किसके इक्वल है, a1 x1 स्क्वायर के प्लस a2 x2, दूसरा वाला आउटपुट जो है वो दूसरे टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? इसमें इक्वल नहीं है। बिल्कुल ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये सिस्टम जो है वो नॉन सिस्टम कहलाएगा। हम ये ऊपर वाली डायग्राम को नीचे दोबारा बना लेते हैं ताकि हमें ये आसानी से समझ आ जाए। अब देखें, अब इसके अंदर क्या हुआ है, अब इसके अंदर आपका इंडेक्स जो है वो नहीं हो रहा। अब इसके अंदर सिस्टम जो है वो क्या है, अब देखिए सिस्टम खुद जो है वो क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, मतलब स्क्वायर कर रहा है। तो जब हम यहाँ पे इसका आउटपुट देखेंगे, आप मुझे खुद बताएं कि जब ये दोनों इनपुट ऊपर वाले में ऐड होके बाहर स्क्वायर होंगे तो ये वही इक्वेशन बनेगी जो हम ऊपर देकर आए हैं। यस मिस। और नीचे वाला क्योंकि अलग अलग है, ये दोनों कंबाइन नहीं हो रहे हैं तो अलग अलग आउटपुट दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक बीच में टर्म ये वाली जो 2ab वाली टर्म है ना वो इसके अंदर मिसिंग है ना, ये क्योंकि ये अलग अलग बाहर निकल रहे हैं स्क्वायर होके। तो ab मतलब जो फॉर्मूला ab वाला है वो तो अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ से ऊपर से एक a और नीचे से एक b आ रहा है। जो फॉर्मूला मैंने लिखा था ना यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला जो है वो इधर सिर्फ ऊपर वाले जो ग्राफ है उसके अंदर अप्लाई हो रहा है, नीचे वाले में डायरेक्टली जो भी यहाँ है वो स्क्वायर होके बाहर निकल रहा है, जो भी यहाँ पे स्क्वायर होके डायरेक्टली बाहर, तो स्क्वायर ऐड होके फाइनल ये टर्म बन रही है। लेकिन ऊपर वाले में क्या है कि दोनों ऐड होके सिग्नल इस सिस्टम से पास हो रहे हैं, तो जब x1 प्लस x2 होल स्क्वायर होगा तो उसके बीच में ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगी। ठीक है, इस एक्स्ट्रा टर्म की वजह से ये सिस्टम अब हमारे पास क्या है, अब ये सिस्टम लीनियर नहीं होगा, अब ये क्या होगा, नॉन लीनियर। तो अब आपको तीनों मैंने डिफरेंट एग्जांपल कराई हैं
तो तीनों इनमें एग्जांपल्स में अब आपको कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गया होगा सबको। अब इससे आसान नहीं कर सकती मैं, इतना आसान किया मैंने इसको। हेलो, कोई जवाब ही नहीं देता, भाई क्या मसला है? जी मिस समझ आ गया। ठीक है, तो इसको मैंने कोशिश की है कि आपको मैथमेटिकली भी, हालांकि मैंने मैथमेटिक्स इसकी क्रिएट की थी, लेकिन मैंने इसकी ब्लॉक डायग्राम भी आपके लिए बना दी ताकि आसानी हो जाए आपके लिए। क्योंकि हम जो है वो फेस टू फेस तो बात नहीं कर पा रहे। आई नो कि मतलब ऑनलाइन जो है मुश्किल होती है, लेकिन अब ऑनलाइन के ऊपर भी मैंने इसको बहुत कोशिश की है कि आपके लिए आसानी के साथ ये समझ आ जाए कि लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम जो है किस तरह से हम जो है सॉल्व करते हैं और किस तरह से हम जो है इनको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो है वो नॉट इक्वल आएगा, ये भी नॉट इक्वल आएगा। तो चले मैं ये बाद में लिख जब अपलोड करूंगी वहां पे मैं कर दूंगी। नॉट इक्वल है, इक्वेशन दोनों एक जैसी नहीं है इसलिए नॉन लीनियर है। ठीक है, ओके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल दिया हुआ है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो है वो आपने क्या करना है, इसको करना है वेरीफाई कि ये सिग्नल आपके पास लीनियर है कि नॉन लीनियर है। अब मुझे आप बताएं कि जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल डायोड याद है आपको? हेलो, बेटा डायोड याद है आपको? मैं सब ये नहीं पूछ रही डायोड क्या है, मुझे सिर्फ ये बताएं कि हाँ याद है कि नहीं। जी जी याद है याद है। जी जी, तो डायोड का आपने देखा होगा कि जो उसका IV कर्व है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा होता है। 0.7 से ऊपर क्या है, 0.7 उसका कट ऑफ होता है और फिर उससे उससे ऊपर वो जा रहा होता है, ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तरह से जब आप ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं तो ट्रांजिस्टर में भी जो उसका आउटपुट IV कर्व होता है, करंट और वोल्टेज का जो आउटपुट उसका करंट दिखाता है, वो भी आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियली रेज हो रहा होता है। उसके 3 रीजन होते हैं, आपने पढ़े होंगे। कट ऑफ होता है, सैचुरेशन होती है, और फिर एक जो है एक्टिव रीजन होता है। ठीक है, तो एक स्क्वायर वो एक आपको एक्सपोनेंशियल बनता है, फिर स्ट्रेट लाइन होती है और फिर जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो ये कोई भी ऐसी डिवाइस जो आपके पास इस तरह का एक्सपोनेंशियल अगर आउटपुट दिखा रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके पास लीनियर डिवाइस या लीनियर सिस्टम नहीं है। वो मतलब हमारे पास डायोड जो है वो क्या हो गया, नॉन लीनियर डिवाइस हो गई। ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या हो गया, नॉन लीनियर डिवाइस हो गई। अगर कोई भी सिस्टम जिसका आउटपुट आपके पास क्या आए, जिसका आउटपुट आपके पास जो है वो उस तरह की स्ट्रेट कर्व आए, मतलब इनपुट जैसे जैसे चेंज हो रहा है, मतलब इधर इनपुट है एक तरफ, इधर आउटपुट है, तो जैसे जैसे इनपुट चेंज हो रहा है वैसे वैसे ही आउटपुट वेरी कर रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं, लीनियर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इनपुट है और ये आपके पास क्या है नीचे वाला, ये फॉर एग्जाम्पल अगर आउटपुट है, तो आपके पास क्या है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इनपुट यहाँ पे 0 है तो आउटपुट भी 0 है, इनपुट 1 है आउटपुट 1 है, इनपुट 2 है आउटपुट 2 है, इनपुट 3 है आउटपुट 3, तो ये लीनियरली क्या है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर यही चीज हम कहें कि यही आपके पास कॉम्बिनेशन जो है वो लीनियर चेंज नहीं आ रहा है इसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर चेंज कैसा है, इसके अंदर अगर हम कहें कि ये एक्सपोनेंशियली जो है वो अगर इस तरह की कोई चीज आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट इनपुट एक जैसा वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे इनपुट 0 है वहाँ पे आउटपुट जो है 5 है, कुछ इस तरह करके आ रहा है, तो आपके पास क्या है, ये नॉन लीनियर सिस्टम होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल डायरेक्टली लिख दिया है आपके पास कि अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल सिग्नल आपके पास है तो वो आपके पास क्या देगा, वो नॉन लीनियर सिस्टम ही कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए कैपिटल एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है सिस्टम के साथ, मतलब समझे 2 इनपुट 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपके इनपुट के साथ, तो ए एक्स प्लस एन प्लस बी, बी एक ऐसा फैक्टर
है जो एज ए नॉइज आपके सिस्टम के अंदर क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक्स्ट्रा जो है वो फैक्टर ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, नॉइज है। तो सिस्टम के अंदर जब नॉइज ऐड हो जाती है तो वो भी क्या करती है, नॉन लीनियरिटी शो करती है। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाए वो भी आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनपुट आपने दिया 2, लेकिन अब वो आउटपुट तक पहुंचता पहुंचता कुछ और ही चीज बन गई है, क्योंकि उसके अंदर एक लीनियर नॉइज ऐड हो गई। उसने उसका एक्चुअल जो आउटपुट आना था उसको क्या कर दिया है, डिफॉर्मेट कर दिया, मतलब उसको जो है वो डिफरेंट उसने बना दिया। तो इसका ऐसे सिस्टम को भी हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ लें। हमारी क्लास का टाइम क्या था, 2:30 बजे तक है भाई? जी 2:30 तक है खत्म। जी, तो जो है वो सवाल कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और हम जो है कल टेस्ट होगा भाई, कल हर में टेस्ट होगा। कल के लिए मुझे अब कोई ईमेल नहीं आनी चाहिए, मैसेज नहीं आना चाहिए कि मुझे कैंसिल कर दें, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक एक और टेस्ट भी लेना है। ठीक है, नेक्स्ट 2 वीक में कोई एक टेस्ट और लेना है मुझे, और जो है कल टेस्ट हर हाल में होगा। कोई सवाल अगर नहीं है, अच्छा ये लीनियर नॉन लीनियर अगर आपको अभी भी मसला है तो मैं स्लाइडें इसकी अपलोड कर देती हूँ। आप इसकी स्लाइडें दोबारा एक दफा देख लें, खुद से इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करें। जो मैंने सॉल्व कराया हुआ है इसी को खुद आप सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपको फिर भी उसमें कोई मसला होता है, मैंने कोशिश की है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको, मैं कल इसके आंसर आपको दे दूंगी। कल जो हमारी रेगुलर क्लास है उसमें मैं इसका अगर कोई भी सवाल है तो मैं वहां पे इसका जवाब दे दूंगी। ठीक है, अगर अभी समझ नहीं आ रहा आपको कि क्या सवाल होना चाहिए, और अगर अभी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैम एक्चुअली अभी हमारी 2:30 पे दूसरी क्लास स्टार्ट है, तो चले